हेलो दोस्तों, मेरा नाम घनेंद्र है और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ब्रह्मपुत्र तंत्र। इससे पहले हमने सिंधु तंत्र और गंगा तंत्र को कंप्लीट किया था। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इसे तिब्बत में सांगपो या सांपू नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। इसका जो अपर तंत्र है वह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। दोस्तों, यह मानसरोवर के निकट से निकलती है और उसके बाद यह अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बारवा के निकट एक गहरा कैनियन का निर्माण करती है और जहाँ पर इसे दिहांग बोला जाता है। दोस्तों, इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। और पासी घाट के निकट दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित जब इसमें मिलती हैं तब इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसकी सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथुमारी, पगलादिया, कपली और मानस। दोस्तों, ये असम घाटी में जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो यह गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है और इसी जलमार्ग में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली, जिसे माजुली के नाम से जानते हैं, वह पाया जाता है। दोस्तों, जब ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और जो भारत की जो नदी है, तीसरा नदी, इसमें बांग्लादेश में आकर मिलती है और आगे चलकर यह नदी पद्मा में मिलती है। देन पद्मा के बाद ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे जिसमें कि ये जो रेड लाइन दिख रहे हो, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और ये है आपकी तीसरा नदी, जो कि इंडिया से, इसका ओरिजिन इंडिया से है और ये बांग्लादेश में आके मिल जाती है। और ये है मानस नदी, मानस, ठीक है। और ये इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, ये लोहित है, ये सुबनसिरी है, ठीक है। और यहाँ से ये दिहांग नदी आके इसमें मिलती है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है सीधे होती है, ये जो आप देख रहे हो नीचे वाला एरिया, ये जो है बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे ये अपना सारा जल इसी में लाकर वितरित कर देती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो, ये नोट करके मैंने लिखा हुआ है, ये जो बराक नदी है यह मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों और ये बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये यहाँ पर हमारा सिंधु तंत्र जो हमने देखा था, सॉरी हिमालयी नदियाँ जो देखी थी, हिमालयी नदियाँ का जो दोस्तों, हमने यहाँ पर हिमालय का अपार तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रायद्वीपीय अपार तंत्र की ओर बढ़ते हैं आगे और इसमें हम देखते हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय अपार तंत्र की जो नदियाँ हैं वह हिमालयी नदियों की तुलना में काफ़ी पुरानी हैं और यह अपनी जो प्रौढ़ावस्था है उसको प्राप्त कर चुकी है। प्रौढ़ावस्था से मतलब है दोस्तों कि ये जो अपना इनका जो बेस लेवल होता है वो उसको प्राप्त कर चुकी है, जिस वजह से अब यह जो अपर्दन कर रही हैं वह लंबवत ना होगा, 36 अपवर्तन करती हैं, 36 अपवर्तन करती हैं, ठीक है। और दोस्तों, इनकी ढाल प्रवृत्ति अत्यंत मंद है और ये नदियाँ विसर्प होते हैं उनका निर्माण नहीं करती हैं। ये विसर्पों का निर्माण नहीं करती हैं और लगभग निश्चित मार्ग, इनका जो मार्ग होता है बहुत ही निश्चित होता है। ये इसमें बाढ़ बहुत ही रेयर आती है और इसमें जो जल होता है वो वर्षा के टाइम पर ही मिलता है और बाकी जो ऋतुओं में ये सूख जाती हैं। कुछ ही नदियां हैं जो कि आपके वर्षा के, जो कि 12 मासी, मतलब उनमें 12 मासी जल रहता है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। देखते हैं हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ये दोस्तों महानदी है, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा से होता है और इसकी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदो, मान और डूब। ये उत्तर की ओर से इसमें मिलने वाली नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और जो दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं इसमें, ये है जौंक और तेल। इसमें कौन कौन सी परियोजना है जो
ये महानदी नदी पर है अभी फ़िलहाल में। ये हीराकुंड है और टिक्करपारा और नाराज नराज नराज ये बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि इस नदी पर बनाई गई हैं। आगे चलते हैं। ये हैं ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा नदियाँ। ब्राह्मणी और बैतरणी नदियाँ का जो उद्गम होता है वो छोटा नागपुर पठार से होता है, जबकि बैतरणी नदी का जो उद्गम होता है वह केंझोर पठार से निकलती है। ब्राह्मणी है वो कोयल और शंख नदी हैं उनसे मिलकर बनती है। गोदावरी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह तंत्र है वह 3 प्रदेशों में फैला हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में ये 44% है और आंध्र प्रदेश में 23% और एमपी में यह 20% है। इसका जो उद्गम होता है वह नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक नामक स्थान से होता है और इसमें उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। और दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां इसकी एक ही नदी है जो इसका नाम है मंजिरा। गोदावरी दोस्तों, गोदावरी निचले भाग में ये नौगम्य है और इसी क्षेत्र में इसमें ज़्यादातर बाढ़ वगैरह आती रहती हैं। आगे चलते हैं। कृष्णा जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है और इसका उद्गम जो होता है वह महाबलेश्वर से होता है और इसका जो अपवाह तंत्र है वह 27% है महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में और 29% आपका आंध्र प्रदेश में है। इसकी सहायक नदियां हैं कोयला, वर्णा, पेनगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। दोस्तों, ये जो हंगरी है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। दोस्तों, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि यह वैतरणी है, यह ब्राह्मी नदी है, यह महानदी है और ये महानदी की सहायक नदियां हैं जैसे हमने इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ठीक है। और ये है जो हमारी पेन्नार है और ये हमारी कावेरी नदी है। दोस्तों, ये जो मैप में इसी क्रम में इस नदियों को याद रखना है कि कभी कभी क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी का उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। आप देखें दोस्तों, ये त्र्यंबक है जहाँ से यह गोदावरी निकलती है, यह महाबलेश्वर है जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और ये ब्रह्मगिरी है जहाँ से ये कर्नाटक में पड़ता है, जहाँ से यह कावेरी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, जो हंगरी नदी इसको वेदावती नाम से भी जाना जाता है और यह हमारी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। कावेरी, जिसका उद्गम हमारी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह आपका 3% केरल में, 41% कर्नाटक में और 56% आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, लोका पावनी, शिमशा, अर्कावती और इसके जो साउथ एंड से जो इसके दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं इसमें लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी और स्वर्णवती, भवानी, अमरावती। दोस्तों, यह इसकी सहायक नदियां हैं और यह शिवसुंदरम नामक जलप्रपात का निर्माण करती है। इसे दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। दोस्तों, इसका जो इसके अपवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। राइस बाउल ऑफ इंडिया भी इसके बोला जाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ में एकमात्र ऐसी नदी जिसमें वर्ष भर अपवाह बना रहता है यह कावेरी नदी है दोस्तों, जिसमें कि वर्ष भर इसके जो इसका जो अपवाह क्षेत्र है उसमें वर्ष भर इसमें पानी बना रहता है।
इसका कारण क्या है दोस्तों? यह जो अपना पानी है वह दक्षिण पूर्व मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त कर लेता है, जिस कारण बारहमासी इसमें जल बना रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पेन्नार, ये कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं इसकी जयमंगला, कुंदेरू, सागिलेरू, चित्रावली और पापाशानी और पेयेरू। चेयेरू। आगे चलते हैं दोस्तों। पलार, ये कर्नाटक के कोलार में स्थित है। ये है कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से निकलती है। और उसके बाद आती है वैगई नदी। यह तमिलनाडु के मदुरै जिले के वर्षांध पहाड़ी से निकलती है। इसका उद्गम वर्षांध पहाड़ी में से होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो वैगई नदी है यह पाक की खाड़ी में गिरती है। वैगई नदी पाक की खाड़ी में गिरती है और ताम्रपाणी जो नदी है वो आपकी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ये जो है आपकी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपाणी नदी है, मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ओके, इसका जो उद्गम होता है ताम्रपाणी नदी का, यह अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से होता है। तो दोस्तों आगे हम देख लेते हैं इसमें परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमारे एग्जाम में सीधे लिए जाते हैं। जैसे कि गंगा किस प्रकार की नदी है? तो गंगा हमारी पूर्वानुवर्ती नदी है जो कि महान हिमालय तथा लघु हिमालय को काटकर सांकरे गोर्ज का निर्माण करती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों यह क्षिप्रा नदी के किनारे, जो कि चंबल की सहायक नदी है, उसके किनारे बसा हुआ है। रामगंगा किसके निकट गंगा से मिलती है? तो ये कन्नौज में गंगा से मिलती है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों ये नदी है गंडक। और अलकनंदा किस हिमानी से निकलती है? यह बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी से निकलती है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस प्रदेश में है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है, 450 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो दोस्तों यह गंगा का है। कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है? तो यह अलकनंदा है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों यह चंबल नदी पर बनाया गया है। यमुना की सहायक केन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है? ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और यह बांदा के निकट यमुना में मिलती है। नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलने वाली व चंपारण जिले में मैदान उतरने वाली तथा सोनपुर के निकट गंगा से मिलने वाली नदी गंडक नदी है। गोमती नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों ये पीलीभीत जिले के फूलर झील से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे चलते हैं। जौनपुर तथा लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? यह गोमती नदी के तट पर बसा है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये छपरा में मिलती है। बंगाल की शोक दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? यह हुगली की सहायक नदी है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और शारदा या सरयू किसकी सहायक नदी है? ये घाघरा की सहायक नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी से निकलती है? तो दोस्तों ये कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से निकलती है। भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण कौन सी नदी करती है? यह सतलज नदी करती है। गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। धौली गंगा व विष्णु गंगा किसकी सहायक धारा है? तो दोस्तों यह अलकनंदा की सहायक धारा है। राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो यह घाघरा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ मैक्सिको की गल्फ है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी बे कौन सी है? तो यह बंगाल की बे है। बे ऑफ बंगाल के किनारे अवस्थित देश कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया
मलेशिया व श्रीलंका हैं। किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र को मेघना नदी की संज्ञा दी जाती है? तो इसको सूरमा नदी की संज्ञा दी जाती है। सूरमा नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? यह मणिपुर में है। गंगा की बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा कहाँ से निकलती है? यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वह गोमती है। महान हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा यमुना तथा उसकी हिमालय सहायक नदियाँ हैं। गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी नदी मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी। गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सी पर्वत श्रेणी से है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नदी अवस्था में प्रायद्वीप नदी किस अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं? यह प्रौढ़ावस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? दोस्तों यह कावेरी नदी है। वह 2 नदियां जिन्हें 16 सितंबर 2015 को आपस में जोड़ दिया गया। तो दोस्तों यह गोदावरी और कृष्णा नदी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों कुछ गलतियां हो तो ज़रूर बताना। दोस्तों अभी मैंने वीडियोस बनाना शुरू ही किया है और मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। प्लीज़ अगर कुछ गड़बड़ी है तो अगर कुछ मेरे इसमें कुछ कमी है तो प्लीज़ मुझे बताना और फीडबैक ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।